तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं पहलगाम अटैक की। अटैक जो हुआ था उसमें जो हमारे टूरिस्ट थे उन 27 टूरिस्ट को टेररिस्ट के द्वारा उनको गोली मार दी गई। और उसी से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेके थोड़ी सी हड़बड़ाहट सी हो रही है। जैसे पाकिस्तान में अब वो थोड़ा सा डरा हुआ है कि अब आगे इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें जो हमारे पर्यटकों की डेथ हुई थी, जिनको गोली मार दी गई थी, उनका जाति उनका धर्म पूछ के उनको शूट आउट किया गया था। तो इससे अब पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ हमारे इंडिया से जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, इंडिया के फेवर में हैं, लेकिन पाकिस्तान के फेवर की बात नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक ट्रीटी है जो आपके सामने है, इंडस वाटर ट्रीटी। तो पहले तो हम आइए जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। और इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही अब हमने उनको जो हमारी इंडस वाटर में ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो हमारा उनसे साइन अप हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसकी क्या इम्पोर्टेंसी थी और आज हमने उसको कैंसिल कर दिया। तो इस रिस्पेक्ट में पाकिस्तान के लिए कितना हार्मफुल है, क्या अब वो जो इंडस रिवर है उसके पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएगा, कितना पानी यूज़ कर पाएगा, और ये सही विवाद है क्या, ये जानते हैं। हम चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इंडस वाटर रिवर की। तो जब पाकिस्तान और इंडिया का डिवाइडेशन हुआ था तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, एक वहाँ पे रेड क्लिफ नाम के एक उनकी कमेटी के पर्सन्स थे जो ब्रिटिशर्स थे, उनको इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइडेशन की बागडोर दे दी गई। जो कभी इंडिया और पाकिस्तान आए ही नहीं थे, उन्होंने उस एरिया का कभी मुआयना भी नहीं किया था, वो कभी वहाँ घूमे ही नहीं थे, और ऐसे पर्सन के हाथ में एक बागडोर दी गई कि वो भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन करे। लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेन की हेल्प से, हेलीपैड की हेल्प से ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद मिस्टर रेड क्लिफ ने, उनका नाम रेड क्लिफ था इसीलिए पाकिस्तान और भारत के बीच जो डिवाइडेशन है उस बाउंड्री का नाम भी रेड क्लिफ ही है। तो रेड क्लिफ जो लाइन है, जो रेखा बोलते हैं, जो लाइन है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो इनकी बाउंड्री को अलग करती है। क्योंकि इसको करने वाले मिस्टर रेड क्लिफ जो एक ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए उन्हीं के नाम से इस लाइन को भी, इस बाउंड्री को भी रेड क्लिफ बाउंड्री के नाम से ही जाना जाता है। 1948 में जब 47 में डिवाइडेशन के बाद जब 48 में पता लगा कि लैंड का तो जो डिस्प्यूट था उसके लिए तो उन्होंने बंटवारा कर दिया कि ये वाला हिस्सा आपका है और ये वाला हिस्सा इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है। बट जो रिवर्स थी, जो पानी यूज करते आ रहे थे, जिस वाटर सप्लाई को भारत और पाकिस्तान बिफोर द डिवाइडेशन सभी मिलके यूज करते थे, लोगों का ध्यान वहां नहीं गया कि डिवाइडेशन के बाद इन रिवर का क्या होगा, इस पानी को कैसे शेयर किया जाए, कौन कितना पानी यूज करेगा। तो इस पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। लेकिन जब रेड क्लिफ को बोला गया तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसे आपस में बैठ के सुलझा लेना। लेकिन वो मैटर आपस में सुलझने वाला नहीं था। फिर जो हमारे यहाँ के मेन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे या जो हमारा कैबिनेट था, उन कैबिनेट में, पाकिस्तान के कैबिनेट में बात हुई कि आपस में किसी तरीके की और कोई उस तरीके का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं था वाटर को लेके। तो उन्होंने कहा कि वाटर पे कोई ट्रीटी क्या करना, जैसे चल रहा है प्रोग्राम वैसे ही चलने दीजिए। 1948 में ये उसी सीक्वेंस से, उसी तरीके से रन करता रहा जैसे कि पहले करता रहा 1947 में या उससे पहले। लेकिन 48 की लास्ट आते आते इंडिया और पाकिस्तान में कुछ छोटी मोटी ये चीज़ें चलती रहती हैं जो कि आज भी चलती हैं, जो हमारे लिए तो बहुत बड़ी हैं। क्योंकि सिविलियन की डेथ होना, उनको गोली मार देना, ये बहुत बड़ा काम है और ये जो बहुत निंदनीय काम है, इसको तो हम सभी भारतीय इसकी घोर निंदा करते हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम पे भी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई और आपस में आर्ग्यूमेंट हो गया। उस आर्ग्यूमेंट के तहत फिर ये डिसाइड किया गया कि अब देखते हैं कि इंडस का वाटर किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो भारत नहीं चाहता था कि हम दोनों देशों के बीच में कोई तीसरा आके हमारा कंप्रोमाइज कराए, बट पाकिस्तान नहीं माना और वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच गया
इसके समझौते के लिए। वर्ल्ड बैंक ने उनको सहयोग किया, उनको थोड़ा सा हेल्प दी और आके मीडिएटर, एज अ मीडिएटर उन्होंने दोनों को समझाया और जो इसका ऑथेंटिक सोल्यूशन निकल सकता था वो निकाला। तो इसमें बेसिकली हमारी जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी 1960 में। 47 से डिस्प्यूट चल रहा था, 47 से और 60 आते आते कितने साल लग गए और फाइनली 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हमने एक ट्रीटी पे साइन किया, जिसपे पाकिस्तान ने भी साइन किया। और ट्रीटी क्या थी आइए जानते हैं। हिमाचल की तरफ से 3 नदियां निकलती हैं, 3 मेन रिवर हैं। वैसे तो जो इंडस है ये तिब्बत वाले एरिया से निकलती है, और जो इंडस है ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उस एरिया की। इसकी जो लेंथ है ना वो है 3200 किलोमीटर, बट ये कई कंट्री से पास आउट होती है, तो इसको प्रॉपर इंडियन रिवर नहीं कह सकते। जैसे गंगा को इंडियन रिवर बोल दिया जाता है, ऐसे ही प्रॉपर इंडियन रिवर नहीं है, कई कंट्रीज होते हुए जाती है। इसका थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो ये तिब्बत से निकलती है और 3200 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये अरब सागर जो अरेबियन सी है वहां पे गिरती है। तो अब सोचिए इस रिवर में, लेकिन ये जो रिवर अपनी 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है, ट्रेवल करती है, इसके बीच में इसकी बॉर्डर को प्रॉपर सप्लाई प्रोवाइड कराने का काम करती है इसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं? जो किसी बड़ी रिवर को पानी और लार्ज क्वांटिटी में थोड़ा सा बीच में आके जो पानी प्रोवाइड कराती है। जो छोटी नदियां हैं जो आके झेलम में मिल जाती हैं, इंडस में मिल जाती हैं, वो कहलाती हैं झेलम की या इंडस की ट्रिब्यूटरी या झेलम की सहायक नदियां। उन्हीं सहायक नदियों में से ये आपके सामने है झेलम, चिनाब, सतलुज। तो ये जो रिवर निकलती हैं इसी में ब्यास भी है। अब इंडस जब इंडिया से पास आउट होती है तो एक कंडीशन, जब 1960 में ट्रीटी साइन की गई तो इस ट्रीटी में क्या लिखा गया और क्या पॉइंट्स, क्या शर्तें रखी गई दोनों कंट्री की तरफ से, जिसको दोनों ने फॉलो किया। कंडीशन ये थी पहली कि जो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग भारत प्रॉपर जो हिमाचल से नदियां निकलती हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, इन तीनों रिवर का कंप्लीट वाटर यूज कर सकेगा। लेकिन जो ऊपर की 3 नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया से निकलती हैं, जिसमें झेलम, चिनाब और ये जो आपकी इंडस, जो ऊपर वाले जम्मू कश्मीर वाले एरिया से जो रिवर निकलेंगी, उनमें ये बात बोली गई थी कि आप भारत इसका 20% वाटर यूज करेगा और 60% वाटर इसका यूज करेगा पाकिस्तान, क्योंकि इसकी जो मेन लेंथ है वो पाकिस्तान में ज्यादा है, इंडिया में कम है। लेकिन ओरिजिनेट जब तिब्बत से होती है तो ये भारत से पास आउट होती है। तो ट्रीटी में ये बात कही गई कि जो हिमाचल की नदियां हैं उनका प्रॉपर वाटर भारत यूज करेगा, और पाकिस्तान के लिए वो अपॉर्चुनिटी मिली जो झेलम की या इंडस की 3 ट्रिब्यूटरी थी, जो वहां से झेलम या जो आपकी ये जो मेन रिवर है जिसको आप इंडस कहते हैं वो पास आउट हो रही, उसके वाटर का 60% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा। टर्म्स कंडीशन अप्लाइड विद इंडिया कि आप इस पानी को रोकोगे नहीं, इरिगेशन में यूज करोगे, और ये मीठा पानी है तो इससे इरिगेशन का काम होता है, इससे पीने का काम और इससे बिजली बनाने का काम दोनों ही कंट्री करती है। लेकिन ट्रीटी में लिखा गया कि आप वाटर का यूज करेंगे बट वाटर को रोकेंगे नहीं। तो क्या किया भारत ने, कुछ टाइम के बाद बिजली बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट था, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया झेलम से, और वहां पे छोटे छोटे डैम बना दिए। उन डैम का पर्पस ये नहीं है कि पानी को रिस्टोर कर लेना, उनका पर्पस केवल ये है कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करना। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन मेन पर्पस था। हमने इलेक्ट्रिसिटी को, हम उसका प्रोडक्शन करते रहे। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हम पानी को रोक नहीं सकते, और वो पानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद थ्रू आउट हो जाता है पाकिस्तान के लिए, चला जाता है। उस पानी का पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है 90% सबका सब सूखा हुआ है। लेकिन ये जो इंडस जाती है, उन्होंने यहाँ से इंडस से बहुत सारी कैनाल निकाल दी हैं, छोटी छोटी नहरें निकाल दी हैं, जिससे कि प्रॉपर इरिगेशन की सुविधा सारे किसानों को मिल सके, और
जो आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन है, जो जीडीपी में आपकी ग्रोथ रेट क्या है, आपकी जीडीपी में आपकी कृषि का, एग्रीकल्चर का क्या रोल है, उसका 25% जो 25% पाकिस्तान की जीडीपी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से तभी होगा जब प्रॉपर सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन की फैसिलिटी उनको मिलेगी। तो इंडस से उन्होंने बहुत सारी कैनाल निकाली और उन कैनाल की हेल्प से पाकिस्तान के पंजाब है, सिंधु है, इन प्रांतों के लिए, इन स्टेट के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई प्रोवाइड करा दी। लेकिन जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है, इंडिया ने बहुत सारे सैंक्शन उस पर लगा दिए, उसको बैन कर दिया। अब भारत उस ट्रीटी को मानने के लिए बाध्य नहीं है और भारत ने ऐसा कहा कि वो जो 1960 में जो इंडस ट्रीटी, वाटर ट्रीटी थी, उस पर जो साइन किए थे, अब उसका पर्पस केवल वहीं तक था, अब हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। इट मीन्स क्या भारत झेलम के सारे वाटर को रोक लेगा? मीन्स इंडस जो आपकी रिवर है, इंडस के सारे पानी को रोक सकता है? तो पहली बात तो ये कि भारत के पास लार्ज अमाउंट में, बहुत लार्ज नंबर के डैम उस रिवर पे नहीं है, सेकेंडरी। दूसरी बात, अगर वहां पे हम लार्ज अमाउंट में डैम बनाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव भी होगा और बहुत लंबा टाइम लगेगा। ये विद इन मंथ या विद इन डेज को कह देने वाली बात कि हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, ये बात तो सही है, पाकिस्तान का पानी रोक दिया, लेकिन हमारे पास जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट डैम है उनकी वजह से हम उस पानी सप्लाई को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर पूरा पानी जो कि इंडस के थ्रू पाकिस्तान जा रहा है, उस पूरे पानी की सप्लाई को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है, वो उतने बड़े लार्ज नंबर के उतने डैम नहीं है जो हम इतनी लार्ज अमाउंट वाटर सप्लाई करने वाली इंडस के वाटर को सप्लाई को रोकें। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि कैनाल के थ्रू जो आप प्रॉपर पानी और इधर उधर के एरिया में पहुंचा रहे थे, तो प्रॉपर सप्लाई तो आपकी इफेक्टिव होगी, नो डाउट। लेकिन भारत केवल इस पानी को रोकने की, भारत ने जो बात की है, ये ऑथेंटिक चीजें हैं। और जो इन्होंने पहलगाम में किया, इस तरीके से भारत इनको एक बैकफुट पे लाने के लिए, इनके अगेंस्ट, ये भारत की बहुत सही रणनीति है। और इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में, या इसकी जो इंडस वाटर है उसकी सप्लाई को प्रॉपर अगर इंडिया पाकिस्तान के लिए रोक देता है तो पाकिस्तान में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी और उनकी फर्टाइल लैंड, उनकी क्रॉप बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहेगी, क्योंकि पानी की डिफिशियंसी हो जाएगी। जब पानी वहाँ सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा तो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से आप वंचित रहेंगे, और जो 25% जीडीपी में आप उछल रहे थे, वो चीज़ें भी आपके हक में नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी बैकफुट पे आ जाएंगे, आपकी जीडीपी डाउन हो जाएगी, और बहुत सारे ऐसे सैंक्शन है जो आपके लिए हार्मफुल होंगे। पाकिस्तान के लिए तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि जिसका जन्म होता है उसकी डेथ तो निश्चित होती है, और पाकिस्तान का जन्म हुआ है और एक दिन ये फिनिश होकर भारत का, फिर से अखंड भारत का एक पार्ट होगा। और भारत का जन्म नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें स्वयंभू होती हैं, जैसे लार्ज हमारे गॉड शिवा, तो उसी तरीके से अखंड भारत को तो आपने वेद पुराणों में हर जगह पढ़ा है। और पाकिस्तान तो अभी रिसेंटली इसका जन्म भारत से हुआ है, इसीलिए जिसका भी जन्म होता है उसकी डेथ निश्चित होती है।